दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट फ़नी मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। और उसके अलावा दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है इस स्टोरी के अंदर बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का यूज़ किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जिन लोगों को ट्रांसलेशन समझने में प्रॉब्लम होती है तो ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्मेली लॉइन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? SMELLY स्मेली ये एडजेक्टिव है। स्मेली का मतलब होता है बदबूदार। द स्मेली लॉइन मतलब कि बदबूदार शेर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस द किंग ऑफ द जंगल द लॉइन फेल वेरी इल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। FALL फॉल का मतलब गिरना और फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना, बीमार होना। और सेकंड फॉर्म है फेल इल। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, द किंग ऑफ द जंगल मतलब कि जंगल का राजा शेर, फेल वेरी इल बहुत बीमार पड़ गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार जंगल का राजा शेर बहुत बीमार पड़ गया। ही वॉज सो इल दैट आ फाउल स्मेल केम आउट ऑफ हिज बॉडी। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। कम आउट का मतलब बाहर आना, सेकंड फॉर्म केम आउट। और फाउल स्मेल का मतलब होता है बदबू या कह सकते हैं दुर्गंध। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज सो इल वो इतना बीमार था कि अ फाउल स्मेल केम आउट ऑफ हिज बॉडी मतलब वो इतना बीमार था कि उसके शरीर से एक दुर्गंध आने लगी, मतलब कि बदबू आने लगी। When the animals heard that their king was ill, they went to meet him। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। HEAR हियर मतलब होता है सुनना और ये सेकंड फॉर्म है हर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? When जब, द एनिमल्स मतलब कि जानवरों ने, पशुओं ने, हर्ड सुना, दैट की देयर किंग, देयर मतलब उनका, उनके, उनके कि उनका जो राजा है वॉज इल वो बीमार है। दे वेंट टू मीट हिम। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है जो कि एक प्लूरल नाउन है। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो पहली वर्ब है जो इसकी मुख्य क्रिया है मतलब प्राइमरी वर्ब है वो है वेंट मतलब ये गो की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद टू लगाया गया है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब जो आप प्रयोग करेंगे वो वाक्य की टेंस के अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करनी है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। और जब आप दूसरी वर्ब को मेंशन करेंगे तो उससे पहले आपको टू लगाना है। टू एक कंजक्शन के रूप में प्रयोग आपको यहाँ करना है। और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे वेंट टू मीट हिम वे उससे मिलने गए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? व्हेन द एनिमल्स हर्ड दैट देयर किंग वॉज इल मतलब जब जानवरों ने सुना कि उनका राजा बीमार है, दे वेंट टू मीट हिम वे लोग उससे मिलने गए। But even a few steps away from the den, they could smell a foul smell। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? डैन का मतलब होता है मांद। जहाँ पर शेर वगैरह रहते हैं उसको डैन कहा जाता है। वैसे डैन का मतलब गुफा भी है, उसके अलावा मांद भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ? बट इवन अ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम द डैन मतलब क्या हुआ कि मांद से कुछ
कुछ फ्यू स्टेप्स अवे, मतलब कुछ कदम दूरी पर भी, दे कुड स्मेल अ फाउल स्मेल, वो एक गंदी दुर्गंध को सूंघ सकते थे। सो इसलिए दे ऑल पुट देयर हैंड्स ऑन देयर नोजेस, इसलिए उन सब ने अपने हाथों को अपनी नाकों पर रख लिया। टू कीप ऑफ द स्मेल, मतलब बदबू को दूर रखने के लिए, और कीप ऑफ का मतलब था दूर रखना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इसलिए उन्होंने अपने हाथों को अपनी नाकों पर रख लिया। टू कीप ऑफ द स्मेल, स्मेल से दूर रहने के लिए, स्मेल को से बचने के लिए। चलिए आगे देखिए। द लॉयन आस्क्ड दैम द रीज़न फॉर इट। दोस्तों आस्क मतलब पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड, और दैम का मतलब होता है उनसे, उन लोगों से। ये ऑब्जेक्ट है। देखिए दैम का मतलब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तब दैम का प्रयोग किया जाता है। यदि एक व्यक्ति होगा तो हिम या हर का यूज़ किया जाता है। मेल के लिए हर और मेल के लिए हिम और फीमेल में हर, लेकिन जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें दैम का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द लॉयन आस्क्ड दैम द रीज़न फॉर इट, मतलब शेर ने उनसे इस चीज़ का कारण पूछा, वजह पूछी। अ डियर एंड अ डोंकी स्पोक अप। डियर मतलब एक जो डियर था, मतलब एक जो हिरन था, एंड अ डोंकी और एक गधा, स्पोक अप वो बोले, बिकॉज अ फाउल स्मेल इज़ कमिंग आउट ऑफ योर बॉडी। और ये दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है जहाँ इज एम आर के साथ फोर्थम लगाई जाती है। तो एक जो डियर था मतलब हिरन और एक डोंकी गधा, उसने बोला क्योंकि आपके शरीर से एक दुर्गंध आ रही है, बिकॉज ए फाउल स्मेल इज़ कमिंग आउट ऑफ योर बॉडी, क्योंकि आपके शरीर से एक दुर्गंध आ रही है। द लॉयन फेल्ट इंसल्टेड। दोस्तों फील इंसल्टेड का मतलब होता है अपमानित महसूस करना, और सेकंड फॉर्म है फेल्ट इंसल्टेड, तो आप इसे भी ज़रूर नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, द लॉयन फेल्ट इंसल्टेड, शेर ने अपमानित महसूस किया। ही लॉस्ट हिज टेम्पर। टेम्पर का मतलब है आपा, अपना आवेश, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म है लूज मतलब खोना, गंवाना, सेकंड फॉर्म लॉस्ट। ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसने अपना आपा गंवा दिया। एंड किल्ड दैम, और उनको मार दिया। ऑल द एनिमल्स रैन अवे, जो सारे जानवर थे रैन अवे, वो भाग गए, और ये रन के सेकंड फॉर्म में रैन, वो भाग खड़े हुए। टू सेव देयर लाइव्स, अपने जीवनों को, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जो सारे जानवर थे वो भाग गए। चलिए आगे देखिए। वन डे अ क्लेवर मंकी केम टू मीट द लॉयन। और दोस्तों ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, जब हम दो वर्ब का वाक्य बनाते हैं तो पहली वर्ब का जो आप यूज़ करेंगे वो टेंस के अकॉर्डिंगली, उसके बाद टू, और टू के बाद हमेशा ही जो अगली वर्ब आप लगाएंगे वो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ निकला, वन डे एक दिन, अ क्लेवर मंकी, एक क्लेवर मतलब चालाक, जो कि एक एडजेक्टिव है, एक दिन एक चालाक बंदर, केम टू मीट द लॉयन, शेर से मिलने आया। द लॉयन आस्क्ड हिम, शेर ने उससे पूछा, वेदर आ फाउल स्मेल इज़ कमिंग आउट ऑफ हिज बॉडी। तो उसने क्या, और वेदर का मतलब होता है चाहे ना चाहें, तो शेर ने उससे पूछा कि क्या उसके शरीर से कोई दुर्गंध आ रही है। द मंकी हैड सीन द डेड बॉडीज़ ऑफ द डियर एंड द डोंकी। क्या अर्थ हुआ, द मंकी हैड सीन। दोस्तों ये जो देखिए वाक्य है, इस वाक्य में हैड का यहाँ पर यूज़ किया गया हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। SEE का मतलब होता है देखना, और जो इसकी थर्ड फॉर्म है वो है SEEN, सीन। आप इसे नोट कर लीजिए। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, इस तरह के जो भी वाक्य रहते हैं वो पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, द मंकी हैड सीन द डेड बॉडीज़, मतलब कि हैड सीन द डेड बॉडीज़ ऑफ डियर एंड द डोंकी, मतलब कि बंदर ने हिरन और गधे की जो डेड बॉडीज़ थी, जो उनकी लाशें थी, उनको देख लिया था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा। जैसा मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो मैं आपको दो वाक्य देता हूँ, आप इन दोनों को ही ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। वह खाना खा चुका था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह खाना खा चुका था। दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। अब आप एक और वाक्य को नोट कर लीजिए जो कि नेगेटिव है। उसने खाना नहीं खाया था। आई रिपीट द सेंटेंस, उसने खाना नहीं खाया था।
तो दोस्तों एक वाक्य मैंने आपको अफर्मेटिव दिया है, दूसरा नेगेटिव, दोनों ही पास्ट परफेक्ट के हैं। आप इन दोनों को ही ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। द मंकी हैड सीन द डेड बॉडीज़ ऑफ द डियर एंड द डंकी, मतलब डोंकी, बंदर ने हिरन और गधे के लाशों को देख लिया था। सो इसलिए ही सैड, उसने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, आई कांट स्मेल बिकॉज माई नोज़ इज़ क्लोज ड्यू टू कोल्ड। दोस्तों ड्यू टू का मतलब है की वजह से, उसे ड्यू टू कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि महाराज आई कांट स्मेल, मतलब मैं सूंघ नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज माई नोज़ इज़ क्लोज, मेरी जो नाक है वो बंद है, ड्यू टू कोल्ड, मतलब कोल्ड का मतलब होता है ज़ुकाम, क्योंकि ज़ुकाम के कारण मेरी नाक बंद है। आगे देखिए। एंड द मंकी रैन अवे टू सेव हिज लाइफ, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है। तो सेकंड फॉर्म में रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन। रन अवे का मतलब होता है दूर भाग के चले जाना। तो क्या अर्थ हुआ, एंड द मंकी रैन अवे टू सेव हिज लाइफ, और जो बंदर था वो अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए दौड़ गया, मतलब दौड़ पड़ा, या कह सकते हैं भाग गया। ही वॉज क्लेवर इनफ एंड न्यू दैट वन शुड स्पीक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दोस्तों देखिए इस वाक्य में यहाँ देख रहे हैं आप शुड का प्रयोग किया गया है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। शुड का प्रयोग कब किया जाता है, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी भी तरह की सलाह को दर्शाना चाहते हैं। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप ये दिखाते हैं कि कोई सलाह दी जा रही है, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाएगा। आप इस चीज़ को नोट कर लें। और शुड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। जैसे मान लीजिए वाक्य है, आपको स्कूल जाना चाहिए, तो आप सलाह दे रहे हैं इसमें, तो आप क्या बोलेंगे, यू शुड गो टू स्कूल। आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप किसी भी तरह की सलाह को दर्शाना चाहेंगे, तो वहाँ शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वॉज क्लेवर इनफ, मतलब वह इतना चालाक था, एंड न्यू, और जानता था कि वन शुड स्पीक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो इस बात को जानता था कि किसी को भी अगर बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब किसी को भी स्थिति के अनुसार ही बोलना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से हर एक वर्ड की मीनिंग को समझाने की, हर एक स्ट्रक्चर को समझाने की। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।